नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, बीजेपी एक के बाद एक नए नेताओं को लेती जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में जो बीजेपी के पुराने वर्कर हैं, उन्होंने इस बात का रोष भी जताया कि आप नए लोग ले रहे हो और जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो इसी शर्त के साथ आते हैं कि उनको लोकसभा या विधानसभा का या फिर राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा और उसमें हम लोग छूटते जा रहे हैं। बीजेपी में इस बात का एहसास भी हुआ और ये बात कही भी गई कि पुराने वर्कर्स की तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में ये घटनाक्रम हुआ कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी में आ गए। तो फिर यही समस्या खड़ी हुई क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बिना इस शर्त के नहीं आई होंगी, क्योंकि कांग्रेस में भी उनकी जो लड़ाई चल रही थी वो इसी बात को लेकर थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उनको टिकट नहीं दिया गया और आगे भी उनको आशंका थी कि जो विधानसभा की सीट है कहीं उसे भी ना काट दिया जाए। तो बीजेपी में वो ये गारंटी लेकर तो जरूर आई होंगी। और एक और जो घटनाक्रम सुनने में आ रहा है वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो हरियाणा बीजेपी के बड़े लीडर्स से मिल रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि हिसार जिले की मोटे तौर पर, आसपास की भी मांग रहे हैं कि हिसार जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन पर कैंडिडेट चुनने का जो अधिकार है उन्हें दिया जाए। ये सारी समस्या की जड़ बनती जा रही है। बीजेपी ने इसको फेस किया है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी को क्यों खास तौर से जाट नेताओं की जरूरत पड़ रही है और जो पुराने जाट नेता बीजेपी के थे उनका क्या होगा, जैसे कैप्टन अभिमन्यु, धनखड़ जी, ओपी धनखड़ जी और सुभाष बराला जी, उन लोगों का क्या होगा। और जो नई पोद बीजेपी में दिख रही है, जैसे जेपी दलाल को बड़ा पद दे देना या किरण चौधरी का आ जाना, रणजीत चौटाला जी को लोकसभा का टिकट दे देना, इन पूरे मुद्दे पर पूरे उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, पूरे क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आप जानते ही हैं, तो उन किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आप बहुत बार हमारे साथ उनको देख चुके हैं। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रद्युमन जी, ये पूरा जो घटनाक्रम बन रहा है इसकी जरा आप अपने नजरिए से समझाइए कि पहली बात तो ये कि बीजेपी को जाट नेताओं की, बाहर के जाट नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि उसके पास अपने पास अच्छी खासी संख्या है जाट नेताओं के। मंत्रालय भी मिलते हैं, कैबिनेट में भी होते हैं, पार्टी के प्रधान भी रहे हैं। फिर भी उनकी जो ये भूख है एक तरह से कि कोई अच्छा जाट नेता मिल जाए, कोई अच्छा जाट नेता मिल जाए, इसे जरा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही और विशेषकर हरियाणा प्रदेश में 2014 से पहले यह पार्टी कोई बहुत बड़े रोल में नहीं रही। और ठीक है, सत्ता की सहयोगी जरूर रही है अक्सर कई बार, लेकिन कभी सत्ता में नहीं रही। और बीजेपी को अक्सर शहरी पार्टी और जो ब्राह्मण बनिया और जो पंजाबी वर्ग है उसकी पार्टी अक्सर माना जाता था। लेकिन 2014 में सत्ता प्राप्त करने के लिए हरियाणा प्रदेश में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो जाट वोट हैं, उनमें कहीं ना कहीं सेंध लगाना बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी था। और बीजेपी के पास शुरू से ही जाट नेताओं का अभाव रहा है। पार्टी के पास 2014 से पहले जाट वर्ग में केवल दो चेहरे दिखाई देते थे, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़। और दोनों ही नेता 2014 से पहले कभी कोई चुनाव नहीं जीते थे। विधानसभा का चुनाव ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लड़ा, वो हार गए थे दादरी से, उनको मात्र कुछ एक वोट मिले थे और बड़ी बुरी हार उनकी हुई थी। इसी तरह से कैप्टन अभिमन्यु रोहतक पार्लियामेंट से 2 चुनाव हार चुके थे और नारनौंद का चुनाव भी वो हार चुके थे। इन दो नेताओं के अलावा बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं था। लोकसभा चुनाव के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह के रूप में उन्हें एक चेहरा मिला। और चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कि चौधरी छोटू राम, जो किसानों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं, उनके नाती हैं। उस लिहाज से चौधरी नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पहले राज्यसभा में भेजा, हालांकि वो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे,
कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी ने फिर उनको दोबारा राज्यसभा में भेजा। उसके बाद उनको केंद्र में ग्रामीण विकास और इस्पात जैसे जो बड़े महकमे हैं उनका मंत्री उनको बनाया गया। उनको जाट चेहरे के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें वो बहुत ज्यादा स्तर पर कामयाब नहीं हो पाए। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बार चौधरी रणजीत सिंह, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, वो भी शामिल हुए थे कांग्रेस को छोड़ करके, और उस दौरान उनको किसान मोर्चा और बीजेपी में जाट वर्ग को शामिल करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कुछ समय बाद वो पार्टी को छोड़ गए थे, क्योंकि वहां उस समय बीजेपी का बहुत ज्यादा प्रभाव प्रदेश में नहीं था। इसके बाद अगर हम बात करें तो सुभाष बराला जो विधानसभा में विधायक बने टोहाना से, चुनाव उससे पहले वो हार भी गए थे टोहाना से बीजेपी की टिकट पर, फिर सुभाष बराला को पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ दोनों को बड़े बड़े महकमों का मंत्री बनाया और चौधरी बीरेंद्र सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया। चौधरी धर्मवीर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट दे करके, वो भी कांग्रेस से आए थे, और उनको बीजेपी ने सांसद बनाया। ये तमाम वो चेहरे थे जिन पर जाट वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी थी। इनमें से कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला और चौधरी बीरेंद्र सिंह चारों कहीं भी कोई कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दिए, क्योंकि चारों ही नेता, जिनमें तीन खुद कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला और ओम प्रकाश धनखड़ और चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता, चारों 2019 का चुनाव बुरी तरह से हारे। सुभाष बराला और प्रेमलता जी तो लगभग 50,000 वोटों के आसपास से हारी और कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ की भी बड़ी हार हुई। सिर्फ चौधरी धर्मवीर सिंह दोबारा से लोकसभा चुनाव में रिपीट हो पाए और वो 2019 का चुनाव एक बार फिर से जीते। हालांकि 2019 के चुनाव में हिसार से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो आईएएस थे, उन्होंने रिजाइन किया अपनी नौकरी से और वो भी हिसार से सांसद चुने गए। लेकिन विधानसभा में तमाम बड़े जो जाट चेहरे थे वो चुनाव हार गए। सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जो दोबारा से रिपीट हुआ और वो चेहरा था महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा 2019 में दोबारा से विधायक बने, 2014 में भी वो विधायक रहे और उनको मंत्री उस दौरान नहीं बनाया गया। अब इन चार बड़े चेहरों के फेलियर की वजह से बीजेपी को किसी नए नेता की तलाश थी। उस नए नेता की तलाश में उन्होंने दो बीजेपी के जो पुराने चेहरे हैं उन पर दांव खेला, जिनमें महिपाल ढांडा, उनको प्रदेश की सरकार में उन्होंने मंत्री बनाया और ग्रामीण विकास और पंचायत और सहकारिता जैसे बड़े विभागों का मंत्री बनाया। और जो दूसरा चेहरा थे वो थे जयप्रकाश दलाल, जो 2 विधानसभा के चुनाव लोहारू से बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, लगभग 500 वोटों के अंतर से दोनों बार, एक बार तो 200-300 वोटों से ही हारे थे। जेपी दलाल को पहले कृषि मंत्री बनाया और उसके बाद उनको वित्त मंत्री और जो टाउन कंट्री प्लानिंग बड़े बड़े महकमों का उनको मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा एक चेहरा जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, चौधरी रणजीत सिंह रानिया से विधायक थे, निर्दलीय विधायक, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया और उनको बिजली और जेल जैसे बड़े डिपार्टमेंटों का मंत्री बीजेपी ने बनाया। उसके बाद उनको हिसार लोकसभा क्षेत्र से मात्र 15 मिनट पहले पार्टी में शामिल करके टिकट देने का काम किया। एक जो बड़ा चेहरा जाट समाज का, जिनको अक्सर राजनीतिक गलियारों में दरकिनार कर दिया जाता है, वो है चौधरी धर्मवीर सिंह। जो चौधरी धर्मवीर सिंह 2000 से लेकर के लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो 2000 के बाद कोई चुनाव नहीं हारे। और एक और खास बात मैं बताऊं कमलकांत जी उनके बारे में, जिसको हो सकता है दर्शक बहुत कम जानते हो। 2000 में वो तोशाम से विधायक बने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। 2005 में उनका हल्का बदला और वो बारडा से विधायक बने। 2009 में उनका फिर हल्का बदला और वो तोशाम से कई 100 किलोमीटर दूर सोहना तावड़ू से विधायक बने। 2014 में वो बीजेपी की टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद बने। 2019 में वो फिर सांसद बने और 2024 में वो तीसरी बार लगातार सांसद बने।
जबकि एक खास बात मैं और बताऊं दर्शकों को, उनका खुद का जो गांव है, पैतृक गांव ताल्लू गांव है, वो भवानीखेड़ा हलके में पड़ता है, जो एसटी रिजर्व है और वो हिसार पार्लियामेंट में आता है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कभी भी कोई चुनाव अपना जो उनका खुद का इलाका है, जो उनका गृह गांव है, वहां से कभी कोई चुनाव उन्होंने जीता नहीं। तो लिहाजा वो एससी रिजर्व होने की वजह से लगातार पिछले 24 साल से जो आदमी अलग अलग हलकों से चुन करके आ रहा हो, उसके बावजूद बीजेपी उनको एक जाट चेहरे के रूप में पूरे प्रदेश में प्रोजेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी उनको और आगे बढ़ाना। ये चार चेहरों के अलावा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम आया और बीजेपी को जो जाट बेल्ट है और जो किसान वर्ग है, विशेषकर हम अगर अंबाला से शुरू हो जाएं, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, उसके बाद रोहतक, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, ये जो तमाम जो किसान बेल्ट कह सकते हैं जाट वर्ग के जो हलके हैं, इनमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और भिवानी, महेंद्रगढ़ और जो कुरुक्षेत्र, दो सीटों पर जहां बीजेपी जीती है, अगर उनका भी हम विधानसभा वाइज विश्लेषण करें तो जो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र थे या जो किसान और जाट वर्ग के जो हलके थे, चाहे भिवानी में लोहारू, दादरी और बाडड़ा की बात करें, तीनों जगह चौधरी धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हारे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में, तो जो कलायत, गोला चीका, शाहबाद, जो ये क्षेत्र है जहां किसान वर्ग और जाट वर्ग ज्यादा है, वहां नवीन जिंदल चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगा होगा कि जब तक जाट समाज उसके साथ नहीं आएगा, तब तक विधानसभा में टेढ़ी खीर होगी तीसरी बार सरकार बनाना। उस लिहाज से अब उन्होंने चौधरी देवीलाल के परिवार के बाद चौधरी बंसीलाल, जिनका हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है, उनके परिवार की किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों को बीजेपी में शामिल किया है। और अब मैं ये मानता हूं कि ये जो पांच चेहरे हैं, चौधरी रणजीत सिंह, श्रीमती किरण चौधरी, चौधरी धर्मवीर सिंह, जयप्रकाश दलाल और महिपाल ढांडा, इन पांच चेहरों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की, विशेषकर जाट वर्ग में और किसान वर्ग में। जी, अभी जो हाल का घटनाक्रम हुआ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का, अगर आप उनकी पर्सनैलिटी का अगर आप एक्सप्लेन करें तो बीजेपी के जाट नेताओं को हम दो वर्गों में बांट लेते हैं, एक पुराना वर्ग, एक नया वर्ग और तीसरा किरण चौधरी। तो पुराना वर्ग वो है सुभाष बराला जी और ओपी धनखड़ जी और कैप्टन अभिमन्यु जी। इनके कंपैरिजन आप किरण चौधरी को कहाँ खड़ा देखते हैं कि कितना बड़ा नाम है, कितना जाट वोट अट्रैक्ट होगा इनसे या नहीं होगा? और दूसरे जो आपने नाम गिनाए जिनको अब तरजीह दी जा रही है, जैसे रणदीप चौटाला जी और पानीपत के जो विधायक हैं नाना जी और धर्मवीर जी, इनके मुकाबले में आप क्या अहमियत देखते हैं किरण चौधरी जी की? वो कितना जाट वोट अट्रैक्ट कर सकती हैं? क्या वो सबसे बड़ी लीडर, जाट नेताओं में सबसे बड़ा नाम है या उनके बराबर के कुछ और नाम भी बीजेपी के पास हैं? देखो, अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें, सबसे पहले जो पुराने तीन नेता हैं उनका क्या प्रभाव है आज हरियाणा की राजनीति में। तीनों नेताओं में कई जो है समानताएं हैं और वैसी समानताएं हैं, अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है दर्शकों की भी आंखें खुल जाएं कि उनका कितना जनाधार है। तीनों ही नेता अपने जीवन में केवल एक चुनाव जीत पाए हैं। चाहे सुभाष बराला हो, वो टोहाना से एक बार विधायक बने, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, बादली से एक बार विधायक बने, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, वो नारनौल से एक बार विधायक बने। तीनों ही नेता चुनाव बुरी तरह से हारे और इस बार के लोकसभा चुनाव में तीनों ही बड़े जो जाट चेहरे, पार्टी के जो पुराने जाट चेहरे हैं, उन तीनों के हलकों में बीजेपी के प्रत्याशी 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में हारे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों ही नेताओं का खुद के अपने क्षेत्र में क्या प्रभाव है। इसके अलावा
कैप्टन अभिमन्यु हो, उनके खुद के बूथ और गांव में पार्टी हारी है। सुभाष बराला हो, उनके खुद के बूथ और गांव में पार्टी हारी है। इसी तरह से ओम प्रकाश धनखड़ हैं। तीनों ही नेताओं का अपने जो केवल उनका विधानसभा क्षेत्र टोहाना, नारनौंद और बादड़ी, उनके अलावा प्रदेश में कहीं कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार नहीं दिखाई देता। और इन तीनों का अपने हलकों में भी जनाधार हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभाष बराला पिछली बार 50,000 के आसपास वोटों से हारे थे। कैप्टन अभिमन्यु राम कुमार गौतम के मुकाबले, जिनको राजनीति में गौतम जी भी सिर्फ दूसरा चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्होंने उनको हरा दिया। ओम प्रकाश धनखड़ को राजनीति में जो नौसिखिया होते हैं, कुलदीप वत्स, उन्होंने उनको हरा दिया। और इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी से चुनाव लड़ा, बुरी हार हुई। कैप्टन अभिमन्यु ने रोहतक पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, बुरी हार हुई। और तीनों नेताओं की एक और खास बात है, तीनों नेता पिछले काफी समय से अपना हलका बदलने की फिराक में भी दिखाई दे रहे थे। इनमें से ये तो एक सुखद समाचार सुभाष बराला जी के लिए ये रहा कि मनोहर लाल खट्टर जी से नजदीकियों के चलते उनको राज्यसभा में भेज दिया गया और अब उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। वो 6 साल जो है राज्यसभा में बिताएंगे। तो सुभाष बराला को तो अगला चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये दोनों नेता आज के मुहाने पर अगर मैं देखूं और बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताऊं, आज दोनों नेता हार की कगार पर हैं। अगर इन दोनों को या सुभाष बराला के किसी नजदीकी को टोहाना से टिकट मिलती है तो ये तीनों हलकों में बीजेपी के प्रत्याशी बुरी तरह से हारेंगे। ये लोकसभा में भी दिख गया, पिछले चुनाव में भी दिख गया था और अब अगले चुनाव में भी बिल्कुल स्पष्ट है, इन तीनों नेताओं की बुरी हार निश्चित है। अब अगर बात करें जिन 4 नेताओं को अभी बीजेपी में जो किसी ना किसी पद पर हैं, सरकार में हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, उनमें से अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो चौधरी धर्मवीर सिंह 3 बार लगातार सांसद और मंत्री रहे, मुख्य संसदीय सचिव रहे, कई बार विधायक रहे। लेकिन खास बात उनकी ये रही कि वो कोई अग्रेसिव तरह से चुनाव नहीं लड़ते, बड़ा ही शांति प्रिय ढंग से वो चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हर आदमी की बात को सुनते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज चौधरी धर्मवीर सिंह का ना केवल भिवानी महेंद्रगढ़ बल्कि गुड़गांव पार्लियामेंट और हिसार पार्लियामेंट, तीनों लोकसभाओं में उनका अपना एक प्रभाव है। गुड़गांव के सोहना से वो विधायक रहे हैं, हिसार के बवानी खेड़ा में उनका गांव है और भिवानी महेंद्रगढ़ से वो तीसरी बार सांसद हैं। ये तो मोदी जी अगर उनको अपनी कैबिनेट में मंत्री बना देते तो इसका फायदा ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास के क्षेत्र के जाट और किसान वर्ग में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल जाता। दूसरा बड़ा नाम अगर जिसकी हम चर्चा करें तो वो चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने अभी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़कर के 5 लाख से ऊपर वोट उनको मिले। चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, पहले वो रोड़ी से कई चुनाव लड़े, विधायक भी रहे, अब वो रानिया से निर्दलीय विधायक हैं। उनका 2 लोकसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव है, हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा। और वो उस प्रभाव को उन्होंने चुनाव हारने के बाद 10 तारीख को पहले हिसार लोकसभा में और 14 तारीख को सिरसा पार्लियामेंट में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें 5,000 के आसपास लोग हों, इस तरह के 2 कार्यक्रम उन्होंने करके दिखा दिया कि हारने के बावजूद आज भी उनका ओरा कम नहीं हुआ है। चौधरी रणजीत सिंह हिसार लोकसभा से 2 चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो दोनों बार हार गए, लेकिन वो सिरसा लोकसभा और हिसार लोकसभा के 18 विधानसभा क्षेत्रों को तो सीधा प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा नांगल चौधरी से लेकर के और डबवाड़ी तक और पलवल से लेकर के होडल पलवल से लेकर के पंचकुला तक उनके कार्यकर्ता हैं जो इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। तीसरा जो बड़ा नाम है, और यही कारण है कि चौधरी रणजीत सिंह को 15 मिनट पहले बीजेपी ने टिकट थमाई, तीसरा जो बड़ा नाम है वो है जयप्रकाश दलाल का। जेपी दलाल जो है, जयप्रकाश दलाल, जिनका खुद का गांव बवानी खेड़ा हलके में है, उसके बावजूद वो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से 3 चुनाव उन्होंने लड़े और 2 में बड़ी कांटे के मुकाबले में वो हारे।
और तीसरा चुनाव जीत करके उनको वित्त मंत्री सरकार में पहले कृषि मंत्री और अब वित्त मंत्री बनाया गया। जेपी दलाल का प्रभाव ये है कि वो अपने दम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके हलके में भी 4-5 हजार लोगों की जनसभा करने का दमखम रखते हैं और उन्होंने की भी है। इसके अलावा भी वो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार कई सालों से सक्रिय हैं और पार्टी के लिए मजबूती प्रदान कर रहे हैं। चौथा जो बड़ा नाम है वो महिपाल ढांडा का है। महिपाल ढांडा प्योर बीजेपी के नेता हैं। जो ये तीन पहले नेताओं का हमने जिक्र किया, चौधरी धर्मवीर सिंह, जयप्रकाश दलाल और चौधरी रणजीत सिंह, ये तीनों कांग्रेस में भी रहे हुए हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह और चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के साथ भी इन्होंने काम किया है, जबकि जयप्रकाश दलाल चौधरी बंसीलाल के नजदीकियों में रहे हैं। तो लिहाजा राजनीति ये बड़े अच्छे से जानते हैं। अब अगर बात करें महिपाल ढांडा की, तो महिपाल ढांडा को अभी नया नया मंत्री बनाया है। हालांकि मंत्री बनते ही अगर प्रदेश की सरकार में जितने नए मंत्री बने हैं उनकी तुलना करें नए मंत्रियों की, तो सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो महिपाल ढांडा के आवास पर दिखाई देते हैं। महिपाल ढांडा का पानीपत के अलावा आसपास के क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है और बीजेपी के लिए सबसे सुखद उनके लिए बात यह है कि वो दूसरी बार लगातार एक जाट नेता होते हुए जो है जाट समाज से आते हुए वो विधायक बने हैं। ये चार बड़े नेता निश्चित रूप से जो तीन पहले वाले जो पुराने नेता हैं इन पर भारी दिखाई देते हैं। अब अगर बात करें किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी का 10 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव है और वो लगातार तीन उनकी बेटी ने चुनाव लड़े हैं। 2 बार वो हार गई थी, 1 बार जीत गई थी और इसके अलावा जो है वो खुद तोशाम से लगातार जब से वो राजनीति में हरियाणा की उतरी हैं विधायक बनती आ रही हैं। अब वो इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में कितने लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ पाती हैं, ये बड़ा सवाल है और इसका अगले 10-12 दिन में पता चल जाएगा। एक खास बात मैं बताऊं, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं नायब सैनी, उन्होंने भिवानी जिले में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा बीजेपी की तरफ से, जिसमें पहली बार सार्वजनिक मंच पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भिवानी की धरती पर बीजेपी के कार्यक्रम में आई और उस कार्यक्रम में चौधरी धर्मवीर सिंह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज मैं देख रहा हूं जो दौर 1996 से 1998 तक का था, जब बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी और बीजेपी का समझौता था, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तब इनमें से जो आज नए नए लोग यहां दिखाई दे रहे हैं अधिकतर लोग उस समय बीजेपी के साथ थे, केवल मुझे छोड़ करके, क्योंकि चौधरी धर्मवीर सिंह उस समय कांग्रेस में थे। और ये जो नेता हैं चाहे जेपी दलाल हो, श्रुति चौधरी हालांकि उस समय राजनीति में नहीं थी और किरण चौधरी कांग्रेस की राजनीति करती थी, लेकिन जो चौधरी बंसीलाल के साथी थे वो तमाम लोग उस समय बीजेपी के साथ समझौते में थे। आज भरे मंच से किरण चौधरी ने नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी की तारीफों के पुलिंदे बांधे और नायब सैनी जी ने भी किरण चौधरी की प्रशंसा की। तो निश्चित रूप से अगले कुछ दिन में पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ता है किरण चौधरी के आने से बीजेपी में। जी, ये बात आपने कह दी, लेकिन इस सवाल को मैं रिपीट करना चाहूंगा। क्या किरण जी। चौधरी में वो जलवा है, वो अट्रैक्शन है कि जाट मतदाता जो है, जो ज्यादातर हिस्से में बीजेपी के खिलाफ वोट डालता है, कि उसका जुड़ाव बीजेपी के साथ हो सके? क्या आपको ये पॉसिबल लगता है? देखो, किरण चौधरी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अक्सर दिल्ली रहती हैं और दिल्ली से ही अपनी राजनीति ज्यादा चलाती हैं। उनकी जो बेटी है श्रुति चौधरी, वो सांसद जीती या हारी, वो इलाके में बहुत कम रही और सिर्फ अपने दादा पिता और मां के नाम से ही राजनीति चला रही हैं। किरण चौधरी कितना प्रदेश में घूमती हैं और दूसरी बड़ी बात, कोई भी आदमी तभी घूम पाता है जब पार्टी उसको कोई तवज्जो दे। अब किरण चौधरी को पार्टी राज्यसभा में भेजती है या नहीं,
या किरण चौधरी को कोई और जिम्मेदारी देती है, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि वो प्रदेश में घूम करके कितना कुछ कर सकती हैं। देखो, इसमें कोई शक नहीं, वो तेज तर्रार नेता हैं, कुशल वक्ता हैं, लोगों में अट्रैक्शन पैदा करती हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी करती हैं ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस में भी उनके साथ बड़ी समस्या ये रही, आपको दर्शकों को एक बात बताऊं, उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अभी कुछ ही साल पहले एक अभियान चलाया और उसके तहत विभिन्न जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां करने का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 4-5 जिलों में वो अपने कार्यक्रम करके और उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिए। इसी तरह से जब एसआर के गुट ने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने पूरे प्रदेश में यात्रा करने का ऐलान किया और अलग अलग हलकों में जाने का काम किया, तो उनका पूरा फोकस केवल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पर ही रहा, बाकी इलाकों में उन्होंने कोई दमखम नहीं लगाया। तो जब तक वो पूरे हरियाणा प्रदेश में दमखम नहीं लगाएंगी, नेता दमखम वाली हैं, नेता लोगों से जुड़ाव रख सकती हैं, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को छोड़ करके हरियाणा की गांव की गलियों को छानना होगा, तभी वो कामयाब हो पाएंगी, तभी वो बीजेपी के साथ जाट मतदाताओं को जोड़ पाएंगी। जी, तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो जाट नेताओं के प्रति भूख है या जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, क्योंकि वो जुड़ नहीं रहा है और उसके जुड़े बिना बीजेपी कभी हमेशा टफ सिचुएशन में ही रहेगी। हालांकि जीती पहले भी है, लेकिन उसके और भी कारण है। तब दोनों बार जो है वो बीजेपी के प्रति एक हवा थी, जो इस बार लोकसभा में था कि नहीं थी, और उसका नुकसान हुआ कि 10 सीटों से 5 में आ गई। 2014 में 7, फिर 10, अब 5, तो पीछे आ गई। तो बीजेपी की ये जो भूख और जरूरत है किसी अच्छे जाट नेता की, वो किरण चौधरी के साथ समाप्त हो जाएगी या अभी भी वो जारी रहेगी? आपको क्या लगता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की एक मैं खास बात आपको बताऊं, जब भी इनको कहीं किसी क्षेत्र में, किसी वर्ग में, किसी समाज में या किसी इलाके में कमजोरी दिखाई देती है, तो ये तुरंत किसी दूसरी पार्टी के नेता को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर देते हैं। उसी का नतीजा है कि ये तमाम नेता इनके साथ आते रहे। अब भी किरण चौधरी आखिरी नहीं है, इसके बाद और भी अलग अलग इलाकों से नेताओं को शामिल करवाने का काम किया जाएगा और उस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द कई और भी बड़े नेता बीजेपी के खेमे में आते हुए हमें दिखाई देंगे और बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी हमेशा दूसरी पार्टी के कौन मजबूत लोग हैं उन पर अपनी नजरें और निगाहें बनाए रखती है। तो ये कहना कि किरण चौधरी के बाद और कोई नहीं शामिल करवाएगी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग इलाकों में, क्योंकि किरण चौधरी का भी पूरे हरियाणा में प्रभाव नहीं है, पूरे हरियाणा में अलग अलग इलाकों में, हरियाणा में जो जाट समाज है, अगर हम बात करें सिरसा, हिसार और भिवानी, दादरी, इन 4 जिलों में ये 4 बड़े जाट नेता इनके पास आ गए। उसके बाद जो और अलग अलग इलाका है, चाहे हम बात करें रोहतक की, सोनीपत की, फरीदाबाद, पलवल, उसके बाद अगर बात करें जींद में भी किसी बड़े जाट नेता की अभी जरूरत है, तो ये तमाम जो इलाके हैं अभी और कवायद होगी और उसमें किस किस का नाम आता है वो समय बताएगा। जी जी, प्रद्युमन जी, आपने अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या जरूरत है, क्यों किरण चौधरी आई, कितना प्रभाव डाल सकती हैं और बीजेपी की आगे की विस्तार की क्या योजना है। आपने अपना व्यू दिया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार। जी, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।